हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सीआर के सर आप लोगों का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग शानदार प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो ये कक्षा 12वीं के लिए ये लास्ट अध्याय आपके लिए। तो आई होप कि आप लोगों को सभी अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो काफी अच्छे से एग्जाम से पहले हम लोगों ने सभी अध्याय काफी अच्छे से, काफी नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने कर ले सभी अध्याय में। तो यहां भी हम लोग इस अध्याय को भी लास्ट में भी काफी अच्छे से देखने वाले हैं। टू द पॉइंट हम लोग डिस्कस करें, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि हम लोग 90 प्लस यहां पे अचीव करें। तो 90 प्लस के लिए जो हमारा टारगेट था कि सभी क्वेश्चन आपसे एक भी नहीं छूटना चाहिए, पूरे आउट ऑफ 190 मार्क्स तो आपको लाना ही लाना है, समझ रहे हैं। तो चलिए उसी जिस जोश से हम लोगों ने सभी अध्याय को पढ़ा है, उसी जोश के साथ यहाँ प्रोबेबिलिटी इस अध्याय को भी पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं चीजों को किस तरह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम इस अध्याय की बात करें तो इस अध्याय में हम लोग जितने भी टर्म्स और फॉर्मूला यहाँ पे आने वाले हैं उन सभी को रिवाइज हो जाएगा, जो अभी इस सेशन के हमारा टुडेज गोल जो रहेगा। साथ ही साथ पिछला 10 साल का जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसको भी सॉल्व करने वाले हैं, और कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को और टर्म को भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बच्चों, ये अध्याय की अगर हम क्वेश्चन आने की बात करें तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव से 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा ढीला रहता है ये अध्याय। सॉरी, सब्जेक्टिव मतलब 2 लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपके पास 1 या 2 इसी टाइप से रहेंगे, लेकिन सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव में आपके पास रहेंगे 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे। तो काफी अच्छा है, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि 90 प्लस आपको आना ही लाना ही नहीं। तो हम लोग किसी भी अध्याय को यहाँ पे छोड़ने वाले नहीं है। तो काफी अच्छे से इस अध्याय को भी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले। तो बच्चों, यहाँ पे जो मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है ना, उसी को यहाँ पे की थ्योरी उसी क्वेश्चन के टाइम पे ही मैं आपको यहाँ पे डिस्कस किया। अब लास्ट टाइम में हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट कि हमारा मार्क्स ओरिएंटेड जिस तरह से ये कोर्स रहा है, तो ये आपको ज्यादा बेनिफिट करे। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि प्रायिकता होती क्या है, प्रोबेबिलिटी किसी भी घटना का या इवेंट का जो आप निकालते हैं उसको किस तरह से निकालते हैं, तो आप 11th क्लास में भी 10th में भी हमारे पास प्रायिकता प्रोबेबिलिटी पढ़ना रहता है। तो काफी छोटा मोटा बेसिक चीज जो है ना, वो आपको पहले से पता है कि किसी घटना का होने की प्रायिकता कैसे निकालते हैं। तो उस घटना को जो वहां पे जो प्रतिदर्श समिष्ट जो सैंपल स्पेस होता है, जैसे कि मान लीजिए एक डाइस आपने उछाला, पासा आपने उछाला, तो उसकी क्या क्या आ सकती है। तो सैंपल स्पेस यानी कि प्रतिदर्श समिष्ट में कौन कौन से जाएगा, आइदर 1 हो सकता है, फिर 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ये आ जाएगा उसका सैंपल स्पेस में। और मान लीजिए आपको इवन नंबर आ जाए, इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इवन नंबर मान लीजिए यहां पे सेट अगर बात करें कि इवन नंबर कोई पासा आपने उछाला, तो इवन नंबर में क्या क्या आ सकता है। तो आइदर 2 आ जाए, 4 आ जाए, या फिर 6 आ जाए। टोटल सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समिष्ट की बात करेंगे तो यहां पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो अब अगर आपको यह बोला कि एक पासा आपने उछाला तो इवन आने की, सम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा यहां पे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई, या नंबर ऑफ एलिमेंट इन मतलब क्या, ई में, ई समुच्चय में कितने अवयव है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रतिदर्श सैंपल स्पेस। तो यही आपका डेफिनेशन होता है, अगर आप ध्यान से देखिए। तो अब यहां से आप इसको क्या बोल दीजिएगा कि ई को यहां पे, ई के फेवर में कितने एलिमेंट है, तो यहां पे देख सकते हैं 3 है, और इसके टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है, 6 है, तो यहां से हाफ बोलिएगा। अब देख सकते हैं कि हाफ, आप क्या बोलेंगे, ई का जो प्रायिकता होगी इवन संख्या आने की, इवन नंबर आने की, वो क्या बोल दीजिएगा, हाफ बोल दीजिएगा। सिमिलर में मान लीजिए कि विषम संख्या आने की, तो विषम संख्या मान लीजिए अगर आपने यहां पे एफ बोल दिया कि विषम संख्या हो, तो सैंपल स्पेस में तो यही रहेगा। विषम संख्या के लिए क्या हो सकता है, 1, 3, 5। तो अब यहां पे अगर आप देखिएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी पी एफ, तो ये क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एफ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस। तो अब यहां से अगर देखें तो यहां भी इसमें कितने एलिमेंट है, तो 3/6 यानी कि हाफ आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और गौर देखना है, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अब अगर अभी आप देखो तो पीई यहां पे अगर समझ सकते हैं कि पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ चुका है आपके पास, बट ई और एफ दोनों का दोनों सेट क्या है, डिफरेंट है ना। ई सेट में 2, 4, 6 है, और एफ सेट में आपके पास 1, 3, 5 है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा कि यहां से बहुत लोग क्या बोल देंगे ना, अगर यही ऑप्शन में दे दिया कि यहां से डायरेक्ट बोल देंगे ई इक्वल्स टू एफ, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। किसी दो घटना का प्रोबेबिलिटी सेम होने का मतलब नहीं कि दोनों घटना सेम ही रहा होगा। प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी सेम आ सकता है ना, तो समझ में ये चीज आ गया होगा कि ये चीज हमें नहीं बोलना है। तो ये आपके पास जस्ट ऑब्जेक्टिव में भी इस तरह से क्वेश्चन है। तो अगर आप ध्यान, यदि एस को कोई
प्रतिदर्श समिष्ट तथा ई कोई घटना है तो घटना ई की प्रायिकता पीई क्या होगी? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रतिदर्श समिष्ट एस। तो अगर यहां पे आप देखिए तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ये डेफिनेशन भी है, इसलिए यहां पे स्टार लगा हो, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इस तरह से मैंने आपको बताया। चलिए, तो मैं यहां पे क्वेश्चन के थ्रू ही आपको थ्योरी डिस्कस करूंगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब टास्क वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये भी काफी मतलब कि फेमस प्रॉब्लम होता है। तो ताश के पत्तों को भी थोड़ा सा, क्योंकि आप अगर आप थोड़ा बहुत नहीं जानते हैं तब आप उसको जरूर जान लें, है ना। खेलना जरूरी नहीं कि आप खेलते हैं कि नहीं खेलते, बट थोड़ा बहुत कि क्या क्या होता है। अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन देखो पूछ देता कि ताश के 52 पत्तों में से यदि एक पत्ता खींचा जाए तो इसके इक्का होने की प्रयिकता क्या होगी। अब इक्का क्या होता है, तो थोड़ा सा मैं, क्योंकि ताश के पत्तों पे आपका क्वेश्चन आ सकते हैं ताश पे बेस्ड, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको ताश का कैसे क्या होता है ये आपको दिखा दूं कि ताश में बेसिकली 52 यानी कि 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्ते में अगर देखिएगा जिसमें से 26 आपके पास रेड होते हैं और 26 आपके पास ब्लैक होंगे। 26 जो रेड होते हैं उसको डायमंड, हार्ट या फिर ईट या पान, हिंदी में इस तरह से बोला जाता है, साइन समझ लीजिए। तो 26 52 टोटल पत्ते होते हैं, उसमें से आपके पास रेड कलर के कितने हो जाते हैं, जो कि ईट और पान, जिसको डायमंड एंड हार्ट बोला जाता है, तो ये 13 और ये 13। बाकी आपका 26 जो होते हैं ब्लैक, उसमें आपका क्लब और स्पेड यानी कि चिड़ी, हुकुम, इसको बोला जाता है। तो इस तरह से ये आपका 26 रेड 26 ब्लैक होता है। अब अगर इस डायमंड की बात करें, ईट की बात करें, तो इसमें वही कि किंग होता है, फिर क्वीन होता है, फिर जोकर होता है, फिर इक्का से लेके 10 यहां तक का 10 और ये 3, ये तो 13 आपके पास इसमें आ गए, 13 इसके हो जाएंगे, 13 इसी सिमिलर में 13 इसके हो जाते हैं। तो अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखिए तो इक्का एक इसमें भी होगा, इक्का एक इसमें भी होगा, इक्का एक इसमें भी होगा और इक्का एक इसमें भी होगा। अगर हम लोग अपने क्वेश्चन की बात करें तो बच्चों यहां पे थोड़ा सा मैंने आपको ये बताने की कोशिश किया हो ताकि इसको आप ध्यान से समझिए। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है किस तरह से। तो अगर ताश के पत्तों पे अगर क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल आपसे छूटे ना। सबसे पहला क्या जाएंगे, 52 पत्ते होते हैं, 52 में से 26 रेड 26 ब्लैक, 26 रेड में से 13 डायमंड 13 हार्ट जो रेड होते हैं, जिसको ईट एंड पान भी बोला जाता है, क्लब और स्पेड, चिड़ी, हुकुम, इस तरह से बोला जाता है, ये भी 13 13 होते हैं। सभी जो किंग यहां पे भी आएगा तो किंग भी 4 होगा, क्वीन भी 4 होगा, जोकर भी 4 होगा, ये 10 9 8 इस तरह से इक्का, एक को 1 को इक्का बोला जाता है। तो ये सभी आपके पास 4 4 सभी में रहेंगे। तो अब अगर हम लोग अपने क्वेश्चन पे आए बच्चों, तो आप आराम से देख सकते हैं कि इसने क्या बोला कि एक ताश के 52 पत्तों में से अगर आप एक पत्ता खींचना चाहते हैं बंडल में से, उसके इक्का होने की क्या प्रायिकता होगी। अब इक्का आपका सपोर्ट में कितने 4 इक्का होगा ना, एक किसका होगा, ईट का, एक पान का, हुकुम का, चिड़ी का, इस तरह से आप बोल सकते हैं। सभी के पास एक एक इक्का है। तो यहां पे अगर आप देखिए तो 4 इसके सपोर्ट में है और टोटल कितने थे, तो 52 पत्ते हैं। तो अब यहां से आप क्या बोल देते, 1/13 आपका आंसर हो जाता। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरह से आप किसको टिक करते, तो बी ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ जाते। तो बच्चों मैंने यही चीज आपको यहां पे दिखाया हो कि ताश पे अगर क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल आपसे छूटे ना। इस तरह से आप इसको ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है तो ऊपर आने वाले दोनों अंक के समरूढ़ होने की क्या प्रायिकता है। समरूढ़, रूढ़ किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर को। समरूढ़ मतलब इवन प्राइम नंबर। तो ये जो समरूढ़ होने की क्या प्रायिकता है, पहले समझो क्वेश्चन को। इसने क्या बोला, 2 पासे को, 2 डाइस को एक साथ उछाला जा रहा है। तो एक डाइस में जैसे आपके पास 6 में से कोई आ सकता है, 2 डाइस अगर आप यहां पे उछालिएगा तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में कितने आ जाएंगे, 6 × 6। अब 2 समरूढ़, दोनों पे इसने क्या बोला उछाला, तो ऊपर आने वाले दोनों अंक के समरूढ़ होने की क्या प्रायिकता होगी। समरूढ़ का मतलब क्या हो गया, इवन प्राइम नंबर। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें क्या होता है कि 1 2 3 4 5 6। अब इसमें अगर आप बस केवल और केवल 2 ही एक ऐसा है ना जो समरूढ़ है, इवन प्राइम नंबर है। तो अब दोनों पे अगर मान लीजिए एक बार आपने उछाला तो उसकी तो 1 यहां पे तो एक तरह से देखिए नीचे में तो 6 × 6 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो अब अगर आपको दोनों पे एक बार आपने उछाला तो यहां भी 2 आना चाहिए, क्योंकि इवन समरूढ़ तो आपका 2 ही है ना, फिर दूसरा बार भी 2 ही आ जाए। बस ये आपके पास फेवर में कर रहा है। बाकी तो कुछ भी हो सकता है ना, 1 मान लीजिए 3 इस तरह से सैंपल स्पेस, या फिर 1 मान लीजिए 1 1 ही ले लीजिए, 1 2 ले लीजिए, 1
3 लीजिए, इस तरह से 2 बार आप उछाल, पहले वाले पे मान लीजिए 1 आया, फिर दूसरे वाले में 1 आ गया, पहले वाले में 1 आया, दूसरे वाले पे 2 आ गया, पहले वाले में 1 आया, दूसरे वाले पे 3 आ गया, इस तरह से एंड सो ऑन। क्योंकि 6 इसमें ही पॉसिबिलिटी है, 6 इसमें ही पॉसिबिलिटी है, तो 36 टोटल हो गया। लेकिन जो इसको फेवर में कर रहा था समरूट, तो वो कब होगा, जब 2 और 2 दोनों बार, एक बार उठाला 2 आया, दूसरी बार भी उछाला तो 2 आया, क्योंकि ये समरूट होने की प्रायिकता आपसे पूछ रहा है। तो फेवर में तो बस एक यही केस कर रहा है। ऐसे क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है इस तरह से, एंड सो ऑन, 5 6 5 2 5 3 इस तरह से बन सकता है। तो ये टोटल कितने होंगे, 36 जो हमारे फेवर में कर रहा है, जिसकी हमें पूछ रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो वो सिर्फ और सिर्फ यही पेयर है कि पहली बार भी उछाला 2 आ जाना चाहिए, दूसरी बार भी 2, क्योंकि समरूट बोला है, इवन प्राइम नंबर होना चाहिए। तो बस 2 ही एक इवन प्राइम नंबर है, तो 2 और 2 दोनों बार एक यही फेवर कर रहा है, तो यहां पे 1/36 यानी कि यही आपका आंसर हो जाता। तो इस तरह से डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता। समझ में आया बच्चों? तो बिल्कुल इस तरह से आराम से आपको समझना, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल भी पूछ देता है, ये सभी पूछा हुआ क्वेश्चन, इस तरह से आप ध्यान से समझ सकते हैं। अब अगर यहां पे देखिए 2 पासे को फेंका जा रहा है, तो जोड़ा पाने की प्रायिकता क्या है? अब बताइए जोड़ा पाने की प्रायिकता क्या हो सकती है? तो टोटल अगर 2 पासे को आप फेंक रहे हैं, तो टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट बनेंगे? जैसे आप यही देख रहे थे, आइदर 1 1 आ जाए, फिर 1 2 आ जाए, एंड सो ऑन, मान लीजिए 1 5 आ गया, बहुत तरह से। तो टोटल ये तो आपका 36 हो जाएंगे। अब लेकिन दोनों जोड़ा बने, तो जोड़ा कौन कौन सा होगा? आइदर 1 1 आ जाए, या फिर 2 2 2, या फिर आपका 3 3 दोनों बार, या फिर 4 4, या फिर 5 5, या फिर 6 6। तो यही जो है ना यहां पे इसको फेवर कर रहा है, जोड़ा होने की बात, जोड़ा में आने के लिए यही फेवर है कि 1 1 हो जाए दोनों बार, एक बार भी 1 आए, दूसरा बार भी 1 आ जाए, या फिर 2 2, या फिर 3 3। लेकिन यहां पे टोटल कितने हैं? सैंपल स्पेस में 36 है, और यहां पे कितने? तो 6 है। तो अब यहां पे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बोल दीजिए, 6/36, यानी कि 1/6। तो यही आपका आंसर हो जाता, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इजिली आपने समझ लिया कि 2 पासे को अगर फेंके जाए तो जोड़ा पाने की प्रायिकता, तो जोड़ा टोटल तो 36 बनेगा, और जोड़ा बने तो यानी कि यही सभी 6, तो 6/36, तो इस तरह से 1/6 आपका आंसर हो जाता। तो अगेन आप समझ सकते हैं कितना आसानी से क्वेश्चन यहां पे आप बना रहे हैं। चलिए ये काफी इंपोर्टेंट, इसलिए स्टार भी लगा हुआ, इसको एज ए रिजल्ट आपको बच्चों ध्यान रखना है। समझना क्या है कि इसे फॉर्मूला वाइज भी आप ध्यान रखो कि ए यूनियन बी जो होता है ना, जैसे सेट में होता था, जैसे सेट में होता था इस तरह से, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, क्या होता था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, समुच्च ए में कितने अवयव हैं, प्लस समुच्च बी में कितने अवयव हैं, माइनस समुच्च ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह से कर देते थे। तो यही सेम चीज जो है ना आपकी प्रोबेबिलिटी में भी हो जाता है। अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पूछा है ना, तो आप पहले क्या कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना, ये काफी यूज हो जाता है, बहुत ज्यादा यूज होता है ना, इस चीज को बिल्कुल भी नहीं भूलना है ना। चलिए अब अगर हम लोग इसको घेरा लगा देते पहले इस तरह, सबसे पहले ऑप्शन में अगर देखिएगा तो आपका क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहां पे कर दीजिए इसको ए पी, तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, जिसको ध्यान रखना है। अब यही से आप 2 अलग अलग फॉर्मूला भी बना सकते हैं कि अगर आपसे पूछ दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो आप क्या करोगे, इसको इस तरफ लेके चले आओगे और इसको इस तरफ लेके चले जाओगे, क्योंकि यहीं से आप समझ सकते हैं ना कि अगर हमसे इस तरफ पूछा कि ए इंटरसेक्शन में कितने अवयव हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी, तो आप यहां से क्या बोलते हैं, इस टर्म को इस तरफ लाते, इस टर्म को इस तरफ ले जाते, तो नंबर ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी सेट। तो ये भी आपको बच्चों ध्यान रखना है। यहीं से ये वाला भी आपसे बन के आ जाएगा, क्या आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, आप क्या बोलिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो बच्चों इस दोनों ही रिजल्ट को आप बिल्कुल याद रखें, यहां से काफी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको नहीं भूलना है। चलिए अभी हम लोग सभी क्वेश्चन में ही आपको सभी जो भी रिजल्ट यूज होगा उसको दिखा दूंगा। चलिए अब देखो यही क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, अगेन देख सकते हैं कि यदि ए और बी कोई 2 घटनाएं हैं हो, ताकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर 0.2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.6 है, तो ए यूनियन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा।
अब हमें रिजल्ट क्या पता है, तो रिजल्ट तो हमें ये पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस किसकी प्रयेकता, तो ए इंटरसेक्शन। अब इसको इस तरफ लेके चले आओगे तो क्या बोलिएगा आप, ए यूनियन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये अब यहां से हमारे पास यही आ गया ना, प्रयेकता ऑफ बी प्रयेकता ऑफ प्लस बी। तो अब यही तो हमसे पूछ रहा है। अब ये इस दोनों की प्रोबेबिलिटी तो हमारे पास गिवन ही है, एक का 0.2 है प्लस 0.6 है, तो इजिली आप पास देख सकते हैं कि 0.8 आपका आंसर आ गया है। क्लियर है, चलिए बहुत ही बढ़िया, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखिएगा तो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, तो वही सेम क्वेश्चन देख सकते हैं कितना क्वेश्चन पूछा गया है। तो बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप इस फॉर्मूला को बिल्कुल भूलना नहीं है एग्जाम तक एटलीस्ट। अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपसे पूछा है तो डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं ना कि ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। सभी इंफॉर्मेशन तो हमारे पास दिया हुआ है। ए का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो 6/11, बी का कितना है, तो 5/11, ए यूनियन बी की क्या है, तो 7/11। अब एलसीएम तो ले ही लेंगे हम लोग, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 11 - 7, तो यहां से आपका 4/11, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आप टिक करके आगे बढ़ जाओगे। तो अगेन आप देख सकते हैं कि बस रिजल्ट आपको याद रखना है किसी भी सूरत हाल में, क्योंकि यही आने वाला है, समझ रहे ना, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अब ये तो आप कर ही लोगे कि अब ए इंटरसेक्शन बी दे दिया प्रोबेबिलिटी में, तो ए यूनियन बी बोल दिया, तो अब ये आपके लिए होमवर्क है बच्चों, आप जरूर कर लोगे, बस फार्मूला का यूज कर देना है। क्लियर है, चलिए तो यहीं पे मैं लिख देता हूं, इसको क्या लिख दीजिएगा आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब तीनों आपके पास गिवन है, बस रख के पटक देना है और आंसर आपको निकाल लेना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहां पे ए डैश, इसको अब ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट, इसको समझिएगा कि जैसे अगर आपको ये बोलता है ना प्रोबेबिलिटी एक ए का मतलब क्या हुआ कि ए की प्रयेकता क्या है, समझ में आया। यही अगर ए डैश लिखा हुआ है तो ए का नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आपको पूछ रहा है। ये क्या ए का होने का, ए कोई घटना है उसकी होने की प्रयेकता क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। ए डैश का मतलब, या फिर इसी को इस तरह से भी लिख देगा, ये दोनों सेम ही है। तो ए का नहीं होना, समझ में आया, ए का नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है। तो ऑलवेज आप ध्यान रखना क्या हो जाता है कि एक रिलेशन की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का नहीं होना, दोनों का सम जो होता है ना ऑलवेज 1 होता है। और ये बच्चों ध्यान रखना ऑलवेज कि किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी जिसका भी पूछा है उसका 1 से बड़ा नहीं हो सकता प्रोबेबिलिटी, पूरा चांस होगा तो प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा, समझ में आया। तो 1 से तो ज्यादा होगा नहीं, निगेटिव भी नहीं होता है, इस चीज को देख, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा कि 1 से ज्यादा भी ऑप्शन में रहेगा, तो उसको तो डायरेक्ट आपको हटा देना है, प्रोबेबिलिटी तो 1 से बड़ा होगा ही नहीं। जैसे यहां पे अगर आप देखिएगा तो 13/8 आपको इजिली दिख रहा है कि 13/8 तो भैया 1 से बड़ा होता है। अब किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी पूछे वो 1 से तो बड़ा होगा नहीं, तो इसको तो आप ऐसे ही रिजेक्ट कर दीजिएगा, बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। डी ऑप्शन भी 13/9 है तो ये भी रिजेक्ट हो गया, 13/4 है तो ये भी रिजेक्ट हो गया। तो अब एक ही ऑप्शन था, तो ऐसे भी क्वेश्चन रह सकता है जिसमें आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलो तब भी इसका हम लोग निकाल लेंगे, समझ रहे ना। चलिए, तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूला को, कि किसी घटना का होने का प्रयेकता प्लस किसी घटना का नहीं होने का प्रयेकता, दोनों को ऐड कर दोगे ना तो 1 के इक्वल रहेगा। ये बेसिक सा परिभाषा आपको ध्यान रखना है। अब यहीं से कि अगर आपको ए का प्रयेकता दिया हुआ है और ए का नहीं होने का बोलेगा तो आप यहां से ये बोल दीजिएगा ना कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा यूज होगा। यहीं से अगर आपके पास मान लीजिए कभी ए दिया हुआ ए की प्रयेकता, तो ए का नहीं होने का आप 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कर दीजिएगा। अब अगर आपको बोलेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताइए जब उसके नहीं होने का प्रोबेबिलिटी अगर दिया हुआ है, तो इसको भी तो आप 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश तो बोल ही दीजिएगा। तो यहां से ये भी ध्यान रखो, तो बिल्कुल ये चीज आपको ध्यान रखना है।
अब थोड़ा सा डिमॉर्गन्स लॉ भी आप समझ जाइए, फिर मैं यहां पे आता हूं कि अगर आपके पास ए यूनियन बी का डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट, तो डिमॉर्गन साहब ने क्या बताया कि जब डैश यहां पे दिख रहा है ना, तो पहले तो आप एक पे डैश कर दीजिए, बी पे डैश कर दीजिए, और यूनियन है तो उसको उल्टा पलट दीजिए, तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। यही चीज मान लीजिए अगर इस तरह से लिखा होता ए इंटरसेक्शन इस तरह से, तो अगेन डिमॉर्गन साहब ने क्या बोला कि डैश है ना, तो पहले तो आप ए पे भी डैश दे दो और बी पे भी डैश दे दो, इंटरसेक्शन है उसको पलट दो, तो इंटरसेक्शन का क्या होगा, तो यूनियन हो जाएगा। तो ये दोनों ही रिजल्ट काफी यूज होता है, जब भी आपको इस तरह से रहेगा तो इसका यूज कर लेना है डिमॉर्गन साहब को याद करते हुए। चलिए अब अगर हम लोग देखें यहां पे, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो इस चीज को अगर आप ध्यान से देखिए, तो इस चीज को आप क्या लिख रहा होंगे कि ए डैश, इस तरह से इसी चीज को बोल दीजिएगा ना कि ये क्या लिखा हुआ था कि ए यूनियन बी का डैश। अब यहां पे डैश करेंगे तो ए डैश यूनियन इंटरसेक्शन में चला जाएगा और बी पे डैश आ जाएगा। तो एक तरह से इसको बोलो या फिर ये बोलो तो बात तो सेम ही है। अब अगेन आप समझिए कि जैसे कि P ऑफ ए डैश, इसका मतलब क्या है कि ए डैश मतलब ए का नहीं होने के प्रवक्ता आपसे पूछ रहा है। क्लियर? चलिए तो अब अगर हम लोग यहां पे ध्यान से देखें, मतलब ए यूनियन बी का डैश है, तो अब इसी चीज को आप बोल सकते हैं ना कि 1 माइनस ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का नहीं होने का मतलब क्या कि 1 में से अगर ए यूनियन बी का होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दे, बात तो सेम ही है। तो वही चीज है कि यही चीज हम लोग यूज कर रहे हैं यहां पे। सबसे पहले यहां से डिमॉर्गन से मैंने ये लिख लिया, फिर यहां से जैसे ही डैश दिखा इसका मतलब समझ में आ गया कि ए यूनियन बी का नहीं होने की प्रायिकता ये बोल रहा है। इसका मतलब 1 में से अगर ए यूनियन बी का होने की प्रायिकता को माइनस कर दे 1 में से, तो वही मिल जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें क्या चाहिए, ए यूनियन बी ही तो चाहिए, 1 तो 1 ही है। तो अब मुझे यहां से आसानी से निकल के आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, पी ऑफ बी दिया हुआ है, पी ऑफ ए दिया हुआ है। तो अब आप यहां से ए यूनियन बी की प्रायिकता नहीं निकाल सकते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी? तो ये क्या बोलिएगा आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों आराम से जो है ना आप इस चीज को निकाल सकते हैं और इसको वहां पे लाके पटक सकते हैं। तो ए आपके पास क्या है, तो 3/8 है, बी की क्या है तो 1/3 है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है तो -1/4 है। कैलकुलेशन आप देखते रहना। अब यहां पे देखिएगा तो हमारे पास कितना आ जाएंगे, इसकी एलसीएम मान लीजिए 24 ले लिया, अब यहां से कितना आ जाएगा 9, ये 8 हो जाएगा और ये आपके पास 6 आ जाएंगे। तो यहां पे 11/24 आ गया। ये कौन सा आया, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ गया। अब अगर आप इसी चीज को यहां पे पटक देना है बस, तो आपका काम बन जाएगा। तो 1 माइनस 11/24, तो अब ये कितना आ जाएगा, तो आराम से देख सकते हैं 13/14 आ जाएगा। तो क्या हमारा आंसर दिया हुआ है क्या, तो बिल्कुल आपको दिख रहा होगा ये। तो इतना करने की, अब मान लीजिए ये जरूरी नहीं कि इस तरह से, ये तो बहुत ही आसान हो जाएगा कि अगर आपके पास 13/8 1 से बड़ा पॉजिटिव ऑप्शन में दे दिया, 1 से कोई बड़ा नंबर, तो इसको तो आप डायरेक्ट आप करते, नहीं तो आप इस तरह से आराम से निकाल के। तो बच्चों जिस तरह से मैंने आपको बताया सब सिंपलेस्ट वे है, आप इसको अगर समझ जाएगा तो आराम से जो है ना आप किसी भी क्वेश्चन को, इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछता है तो आप आराम से हैंडल कर सकते हैं। चलिए, और ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। और ये डी मॉर्गन्स का भी जिस तरह से मैंने बताया आपको, उसको ध्यान रखना है। चलिए अब यहां पे अपवर्जी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जिसको बोलते हैं, दो सेट अपवर्जी कब होता है, जब दोनों में कोई कॉमन पार्ट ना रहे, कोई उभयनिष्ठ अवयव ना हो। समझ में आएगा नहीं? जब आपका, अब बताइए कि ए इंटरसेक्शन बी का जब प्रोबेबिलिटी आपका 0 दिया, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए और बी क्या है, तो स्वतंत्र नहीं बोलेंगे, इंडिपेंडेंट नहीं, आप क्या परस्पर अपवर्जी हैं। अपवर्जी का मतलब ये हो जाएगा कि ए इंटरसेक्शन आपके पास बी क्या आना चाहिए, तो एम्प्टी सेट मिलना चाहिए। जब कोई एलिमेंट ही नहीं आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो यहीं से आप बोल दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो जब भी आपके पास दोनों ही वे से, अगर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 हुआ,
तो आप यहां से ये बोल दीजिएगा। अगर परस्पर अपवर्जी सेट है ए और बी, तो यहां से आप क्या बोल दीजिएगा, उसका प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए आपको इस चीज को स्टार लगा हुआ, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा जो मैंने अभी बताया आपको। इसका उल्टा भी आपका क्वेश्चन पूछ रखा है। एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो वही चीज है कि यदि घटनाएं ए और बी परस्पर अपवर्जी है, तो अब यहां से परस्पर अपवर्जी हो गया, इसका दो सेट जैसे ही अपवर्जी हुआ या घटना अपवर्जी मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो आप समझ जाइए कि उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो इसलिए बी ऑप्शन को आप टिक करके आगे बढ़ जाओगे। चलिए, यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हो तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो देखो बच्चों, जब भी आपको ये स्वतंत्र बोल दिया ना कि ए और बी दो क्या है, दोनों इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, तो डायरेक्ट आपको याद रखना है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। ये प्रूफ करने के लिए बोल सकता है, एक घटना, मान लीजिए कोई घटना इवेंट दे दिया कि जो कि ये है, और इवेंट बी दे दिया, बोला क्या ये इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो आपको यही शो करना होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल हो जाएगा। तो आपका काम बन गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इसका आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए, बहुत ही बढ़िया। इस तरह से हमारा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। तो बिल्कुल प्रोबेबिलिटी में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में 4-5 क्वेश्चन जो रहेंगे, मान लीजिए फार्मूला बेस्ड रहा तो फटाफट आप टिक मार के आगे बढ़ोगे, तो छोड़ोगे क्यों। इसलिए आप इस तरह ऑब्जेक्टिव एटलीस्ट इस अध्याय का जरूर कर लो। आप समझ रहे ना, तो आपका काम जो है ना आसान रहेगा। और कुछ मान लीजिए आसान है तो बिल्कुल छोड़ना गलत बात है, बिल्कुल छोड़ना बिल्कुल गलत बात है कि किसी अध्याय को एकदम बिल्कुल ही आप छोड़ चुके हैं, मतलब उसमें कुछ भी आएगा तो आप टच नहीं करना, ये बिल्कुल गलत बात है। क्या पता बहुत ही आसान आ जाए, है ना, तो आपको टाइम भी बचाएगा और फिर मार्क्स भी बनाएगा। तो इसलिए किसी भी अध्याय को पूरी तरह से छोड़ देना बिल्कुल गलत आदत रहेगी आपके लिए। और हम लोग जैसे कि 90+ पे आ रहे हैं, टारगेट ही है, तो इसके लिए तो और भी आप बिल्कुल चौकन्ना, हर तरफ से हर हथियार के साथ जो है ना आप बिल्कुल तैयार रहो। कोई भी ऐसा ना हो कि जिसके कारण मुझे 90 से नीचे आना पड़े। चलिए, तो ये एक जस्ट तरीका है कि ए इंटरसेक्शन बी ना बोल के ए इंटू बी बोल दिया, तो समझ जाना है कि ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ही बोल रहा है, ए और बी को साथ में होने का। तो ए और बी के साथ में होने का मतलब ये होता है कि ए इंटरसेक्शन बी जहां दोनों हो, दोनों साथ में हो, तो मल्टीप्लीकेशन को ही इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी में या सेट में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है समुच्चय में। तो अगेन जब ए और बी स्वतंत्र है, इसको एक तरह से यही समझिएगा आप कि ये यही लिखा हुआ है, और जब ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट है तो आप यहां से यही बोल दीजिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अगेन अब बच्चों मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा, इवेंट अगर इंडिपेंडेंट है, कोई भी घटना अगर स्वतंत्र है, इसका मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल स्वतंत्र कैसे बोलिएगा, जैसे 2 बार पासे को आपको उछालना है, तो पहली बार में 2 आ जाए और दूसरी बार में 3 आ जाए, समझ में आया। तो दोनों इंडिपेंडेंट है ना, पहली बार में 2 आया, ठीक है, दूसरी बार जब उछालिएगा तो 2 आने का नहीं आने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, 3 आने पे या 2 ही आने पे। तो जब जैसे डाइस उछाल रहे ना, तो किसी चीज का आने का, फिर दूसरी बार उछालिएगा तो उसी का आने का, तो दोनों क्या इंडिपेंडेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि पहली बार में क्या आया था, उसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट। समझ में आ गया होगा। अब अगर आप गौर से सोचो तो इस पे भी क्वेश्चन दिया जाता है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग देखें यहां पे, तो डैश, तो इसको तो सिंपली अभी यही समझना है आपको कि ए डैश इंटरसेक्शन साथ में दे देगा, मतलब इंटरसेक्शन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है इंटरसेक्शन, समझे। तो अब अगर आप यहां पे ध्यान से समझिए कि अगर ए और बी क्या है, स्वतंत्र है, तो ए जब स्वतंत्र है तो ए डैश भी तो स्वतंत्र ही होगा बी डैश से। मतलब अगर ए का होने की प्रयेकता बी के होने की प्रयेकता पे कोई दखल नहीं दे रहा, कोई स्वतंत्र है दोनों, ए का होना बी का होना, तो ए का नहीं होना और बी का नहीं होना भी तो दोनों आपस में क्या है, स्वतंत्र ही रहेंगे, कोई डिपेंड तो रहेगा नहीं। समझना इस चीज को। अब ए और बी डैश भी आपस में तो स्वतंत्र ही रहेंगे, मतलब ए का होने का प्रोबेबिलिटी और बी का नहीं होने का प्रोबेबिलिटी। अगर ए बी दोनों आपस में स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट घटना है, तो ए का होने की प्रायिकता और बी का नहीं होने का प्रायिकता दोनों आपस में क्या रहेंगे, तो इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। ए का नहीं होना बी का नहीं होना, ये भी दोनों इंडिपेंडेंट रहेंगे। बी का नहीं होना ए का होना, ये भी इंडिपेंडेंट रहेगा। ए का नहीं होना बी का होना, ये भी आपस में सभी के सभी इंडिपेंडेंट रहेंगे। आप सोच सकते हैं
आराम से सोच सकते हैं। अगर ए और बी दोनों आपस में इंडिपेंडेंट हो गया ना, तो ए का नहीं होना बी का नहीं होना भी इंडिपेंडेंट रहेगा, ए का नहीं होना बी का होना, ये दोनों भी आपस में इंडिपेंडेंट रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो ए का नहीं होना बी का नहीं होना मतलब ये, तो ये भी अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए डैश बी डैश भी आपस में क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो इसको भी डायरेक्ट आप यही बोलोगे ना, क्योंकि ए डैश और बी डैश भी आपस में क्या हो जाएंगे, तो स्वतंत्र हो जाएगा। तो इस तरह से आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी डैश को क्या बोलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये बात सही नहीं है, बी डैश होता तो बात सही रहता। तो ए बी डैश यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, तो बिल्कुल बी ऑप्शन आपका करेक्ट। तो अगेन आप देख सकते हैं कितना सिंपल वे में आपको समझना है और आराम से मार्क्स उठाना है बच्चों, समझ रहे ना। हमारा ये लास्ट अध्याय है। जिस तरह से हम लोगों ने सभी अध्याय काफी अच्छे से, कुछ मैं इंपोर्टेंट आपको अध्याय भी बताऊंगा लास्ट में, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है, क्या इंपोर्टेंट है, किस पे ज्यादा मार्क्स आते हैं, क्या हमारा प्लान होना चाहिए मार्क्स गेन करने का सबसे बेस्ट तरीका। अच्छा, इस चीज को भी स्टार लगाओ, इसको भी ध्यान रखना। अगर जिस तरह से अगर आपने ये ध्यान रखा हुआ है कि अगर ए और बी दोनों स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को आप क्या बोलते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सिमिलर वे में तो तीन सेट अगर आ गया ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसको भी आप अगर ए बी सी तीनों आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो डायरेक्ट आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बोल दीजिएगा। तो इस चीज को भी एज ए रिजल्ट ही आप याद रखो बच्चों, कभी भी आ सकता है। क्लियर है। तो इस तरह से अगेन आपका डी ऑप्शन जो है यहां पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हो तो, अब देखो यहां भी वन माइनस इस तरह से बोल रहा है, तो थोड़ा सा इसको बच्चों आप खुद से इसको थोड़ा सोचिए, है ना, इसको थोड़ा सा खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, फिर हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए बच्चों, तो अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें, देखो जब भी अब डैश आ जाए ना, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिए। इसको अगर आप देखिएगा पहले, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन जो यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो अब ऑप्शन से ही आप चेक करोगे, क्योंकि ज्यादा कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन तो है नहीं, बस ये इंफॉर्मेशन है कि हमारे पास ए और बी दोनों क्या है, तो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। तो अब अगर आप यहाँ पे इसको जो मैंने अभी बताया आपको कि ये क्या लिखा हुआ है, कि जैसे ही आपके पास अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र है, तो यहां से तो आप यही बोल दीजिएगा ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी, ये क्या रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी को आप यही लिखते, या फिर यहां से ये भी बोल सकते थे आप कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये भी क्या हो जाएगा, तो ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। अभी जस्ट हम लोगों ने काफी अच्छे से डिस्कस किया, तो यही चीज आपको यहां पे दिख रहा है ना। तो अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो वन माइनस इस चीज को आप क्या बोलिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब इस चीज को आप क्या बोलिएगा, डी मॉर्गन साहब का याद करके आप यही बोलिएगा ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का डैश। बताइए, तो अब यहां पे आप यही चीज बोल दीजिएगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इस चीज को देख के कि ये भैया जी ए यूनियन बी का डैश लिखा हुआ है। अब ए माइनस ए यूनियन बी का डैश, इसका मतलब यही हो जाएगा ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी, मतलब वन में से अगर ए यूनियन बी का नहीं होना तो यही चीज हो जाएगा। तो अब यही चीज आपको दिख रहा है ना कि ऑप्शन में यही चीज तो दिया हुआ था, तो इसलिए पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो बिल्कुल होगा नहीं, क्योंकि ए यूनियन बी हो तो ये ऑप्शन आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे प्लस है तो बिल्कुल यहां से ये रिजेक्ट हो जाएगा और ये भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो जिस तरह से मैंने आपको किया बहुत ही बेसिक, इसको आपको समझ जाना था। जैसे ही इंडिपेंडेंट हुआ तो यहां से हम लोग यहां पे आ गए। इसको अब हम लोग डिमॉर्गन्स का यूज करके ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है, ए यूनियन बी का डैश हो जाएगा, और ये डैश जैसे ही हुआ तो इसी को तो आप बोल दीजिएगा वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब इसको इस तरफ लेके चले जाओ, इसको इस तरफ लेके जाओ, तो यही फोटो क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से आप ए ऑप्शन टिक कर देते तो थोड़ा सा अच्छा था, लेकिन आराम से आप कर सकते थे। चलिए, अब ये एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, स्वतंत्र,
प्रायिकता। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इसमें कहने का मतलब क्या होता है। जब भी आपको ये फोटो दिख रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F, इसका मतलब क्या है, इसको समझिए कि E का प्रायिकता आपको बताना है कब, जब F घटना हो चुका है। समझिएगा इस चीज को कि दो चीज रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A मान लीजिए इस तरह से लिखा हुआ है बाय B, तो प्रायिकता किसकी बतानी है आपको, A का, जब B हो चुका है। इस तरह से समझिएगा। तो ये क्या हो जाता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बोल दीजिएगा, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B हो जाता है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इसको बोला कैसे जाता है कि प्रायिकता बताएं A का जब B हो चुका है, जब A घटना की होने की प्रायिकता जब B हो चुका है, जब B हो चुका है तब A की बताना है। समझ रहे ना, इस तरह से। तो यहां पे क्या होता है ना कि A का B पे डिपेंड कर रहा है ना, समझ सकते हैं। तो B पूरा का पूरा उसके लिए प्रतिदर्श समिष्ट में चला जाता है। B का जो आपके पास समिष्ट है ना, सैंपल स्पेस, वो A के लिए अब सैंपल स्पेस का काम कर जाता है। तो इसी चीज को थोड़ा सा यहां पे अगर आप देखिए तो E घटना की प्रायिकता आपको बताना है जब F हो चुका है, तो यूनियन तो रहेगा नहीं, इंटरसेक्शन वाला। तो बी ऑप्शन एज ए फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है कि भैया जी ये हो जाएंगे, और यहां पे आपको टिक भी कर देना है। A बाय बी में रहा तो समझ जाना है कि A की प्रायिकता बताना है जब B हो चुका है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा आपको इसी पे। अगर आप ये देखिए, एक पासा की फेंकने में यदि सम संख्या आती है तो उसके दो से अधिक होने की प्रायिकता क्या होगी। अब ये अगर हटा देता है यहां से, तो अब समझो कि एक पासा को फेंको तो दो से अधिक होने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये तो समझ में आ गया, दो से अधिक होने की प्रायिकता आप समझ गए कि सैंपल स्पेस के लिए तो काम करेगा 1 2 3 4 5 6 प्रतिदर्श समिष्ट के लिए, और दो से अधिक होने के लिए तो उसमें तो आप समझ रहे 3 4 5 6। लेकिन नहीं, इसने क्या बोला कि दो से अधिक होने की प्रायिकता बताओ, लेकिन कब, जब आपका सम संख्या आ चुका है तब। तो यही चीज यहां पे बोला है कि एक पासा के फेंकने में यदि सम संख्या आती है तो उसके दो से अधिक होने की प्रायिकता क्या है। तो अब थोड़ी देर के लिए अगर मान लीजिए इसको सम संख्या को, प्रायिकता को मैंने ए बोल दिया, सेट ए, और दो से अधिक को मैंने बी मान लिया, तो दो से अधिक के लिए आप क्या बोलिएगा, यहां पे आइदर 3 हो जाए। समझिएगा, पहले तो आपके पास सम संख्या आए, पहले यहां पे देखो कि 2 हो जाए, 4 हो जाए, या फिर 6 हो जाए। अब इसी में से पहले सम संख्या आए लेकिन दो से अधिक आए, तो अब आपके पास 4 या 6 ही रहेगा ना। तो यही समझना था। अब ये नहीं तो दो से अधिक के लिए आप 3 4 5, लेकिन कब, लेकिन तभी होता। लेकिन अब क्या बोल दिया है कि यदि आपका सम संख्या आती हो तो फिर आपका दो से अधिक होने की प्रायिकता क्या होगी। इसको अब जो है ना आपसे यही पूछ रहा है यहां पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो चुका है, जब सम संख्या आ चुका है, तो उसमें से दो से अधिक होने की क्या प्रायिकता होगी। बस सिंपल सा आपको यही समझना था। अब बच्चों अगर हम लोग इसको देखें तो हमारा फॉर्मूला से इसको आप क्या बोलेगा, बी बाय ए रहे या फिर ए बाय बी रहे, तो ए इंटरसेक्शन बी ही रहेगा। इस तरह से आप बोल देते आप, डिवाइडेड बाय जो नीचे में है जब ए हो चुका है, तो यही चीज यूज करना है। अब अगर आप क्वेश्चन में देखो तो बताइए, तो ए का प्रोबेबिलिटी यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, सबसे पहले आप यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताइएगा, तो एस में तो आपका यही काम कर रहा है 1 से लेके 3 4 5 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, तो 3/6 यानी कि हाफ, क्योंकि हमें ए यहां पे चाहिए। अच्छा, उससे पहले ए इंटरसेक्शन बी अगर आप निकालिएगा यहां पे, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी भी हमें यहां पे चाहिए। बी इंटरसेक्शन ए करो या फिर बी ए इंटरसेक्शन बी करो, दोनों सेम ही होता है। तो यहां पे अगर आप देखें तो क्या आएंगे, 4 और 6 ही रहेगा। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालिएगा तो ये क्या आ जाएगा, तो 2/6 यानी कि 1/3। आराम से आप समझ सकते हैं, बिल्कुल। अब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन भी आ चुका है और ये इंफॉर्मेशन भी आ चुका है, तो अब इसमें जगह पटक दीजिएगा ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोलो या फिर ए इंटरसेक्शन बी बोलो या बी इंटरसेक्शन ए बोलो। ऊपर में 1/3 बोलिएगा और ए का क्या है, तो 1/2 बोलिएगा। ये जब ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। बस आपको समझ में आ गया है कि जब आपका सम संख्या हो चुका है तो फिर
वो 2 से अधिक हो। तो यहां पे कहां पे यूज करना है ना, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो आप आराम से समझ सकते। तो 2/3 ये ऐसे भी ऑप्शन आप रिजेक्ट कर देते अगर मान लीजिए इसे देखते। तो हमें चलो यहां पे सीखना है, तो चलो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और ऑप्शन एक में क्या है तो 4 है, एक में क्या है तो 3 है, एक में क्या है 3/2 है, और एक में क्या है 2/3 है, किसी भी चीज की प्रायिकता बोलेगी तो वो कभी भी 1 से बड़ा तो होगा नहीं और निगेटिव तो जाएगा नहीं। तो सीधा आपको देखा तो भैया 4 से बड़ा कभी नहीं हो सकता है, 3 तो कभी नहीं हो सकता है, और 3/2 भी कभी नहीं हो सकता, ये भी 1 से बड़ा है। तो सीधा आपको इतना टाइम सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। इसलिए आपको ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप एटलीस्ट किसी भी क्वेश्चन को जो है ना, किसी भी अध्याय को अगर आप छोड़ देते, बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही दिक्कत वाला बात हो जाए। क्योंकि अब जब देखेगा कोई ये इस तरह का क्वेश्चन भी आ चुका है, आपने तो प्रोबेबिलिटी का देखा, प्रायिकता का देखा, आपने छोड़ दिया, चलो हमें नहीं करना है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, अदरवाइज मैंने आपको पूरी तरह से कैसे सॉल्व करना है ये भी मैंने आपको बता दिया, तो काफी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगेन आप यहीं से कि हमने क्या देखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका है तो इसको कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अब यहां से बताइए, इसी चीज को आप इस तरह से भी बोल सकते थे ना कि ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ये इस तरफ मल्टीप्लाई होके प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी हो जाएगा। तो इस तरह का चीजों को भी आप यूज कर सकते हो और ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। सिमिलर वे में कि अगर मान लीजिए आपके पास इस तरह से आ जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो चुका है, तो अब इसको भी तो ऊपर में तो यही चीज रहेगा कि बी इंटरसेक्शन ए बोलो या फिर ए इंटरसेक्शन बी, दोनों तो बात तो सेम ही रहेगा। अब नीचे में ए है तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाता है। अब जैसे आप इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये भी चीज तो यही हो जाएगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अब अगर आप इस चीज को ध्यान से देखिए तो यही चीज आपसे पूछ रहा है ना कि ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो जाएगा, तो यहां से ये ऑप्शन भी करेक्ट है। इसमें ए है नीचे में, यहां पे बी है, तो ये तो कभी होगा नहीं। इसमें ए है, यहां पे बी है, ये भी इक्वल है, लेकिन पहला ऑप्शन आप टिक कर दो। अगर दो ऑप्शन सेम आ रहा है ना, आपको इजीली दिख रहा है, तो आप ऑलवेज ट्राई करना है, ये एक जस्ट उसे देना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर जब भी ऐसा आता है, समझ रहे हैं, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों में ही सेम आएगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी है तो यहां भी आपके पास ए इंटरसेक्शन बी बोलिएगा, यहां भी आपके पास, तो पहला ऑप्शन ही आप टिक करो। अगर दो ऑप्शन सेम आ रहा है, आपको दिख गया कि क्वेश्चन में ऐसा, तो जनरली एग्जाम में वो पहला आंसर दिया रहता है ओएमआर सीट में। तो जब चेक हो रहा हो, अगर बाय चांस फिर आप अप्लाई करोगे नहीं मेरा ये सही था, इससे अच्छा कि ये चीज ध्यान रखना है, जब दो ऑप्शन आपको लगा कि सेम है तो जल्दबाजी में हम ऊपर वाले को ही टिक करें। समझ में आई ये चीज? बस लॉजिकली सही बात नहीं है, लेकिन इस तरह से टेक्निकली ये चीज को ध्यान रखना है आपको। चलिए, दोनों ही सही है, दोनों में से किसी को हम टिक करेंगे, है कि नहीं? भैया मार्क्स लेना है ना, आप झगड़ा करोगे जाके, समझ रहे ना? टेक्निकली ये चीज आपको ध्यान रखना है, समझ रहे ना इस चीज को। चलिए, यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हो कि ए का प्रायिकता जब बी हो चुका है और जब बी की प्रायिकता आपको जब ए हो चुका है, दोनों अगर बराबर है, तो इसमें से क्या हो सकता है? चलिए, तो फॉर्मूला हमें पता है, तो ए इस तरह से लिखा हो तो आप क्या बोलिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड में बी आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहां पे इसको जब लिखिएगा तो अगेन बी इंटरसेक्शन ए लिखो या ए इंटर, बात तो सेम ही है, और नीचे में ए आ जाएगा। तो इजिली आप देख सकते दोनों तो सेम ही है, तो इस दोनों को भी सेम ही होना पड़ेगा। तो यहां से अभी आप जस्ट बोल दीजिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपका इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। तो इस तरह से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो बिल्कुल। अब कोई जल्दबाजी में क्या देखेगा, दो का प्रोबेबिलिटी सेम है तो बी इक्वल्स टू ए बोल दिया या ए इक्वल्स टू बी। तो अभी जस्ट मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, किसी भी दो घटना की प्रायिकता अगर सेम है तो दोनों घटना सेम हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट दो घटना का प्रायिकता तो सेम हो सकती है ना। जैसे मैंने एक डाइस को उछाला था इवन सम संख्या आने की और विषम संख्या आने की, दोनों की प्रायिकता सेम थी लेकिन दोनों सेट सेम नहीं था, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाता। दिस डज नॉट इंप्लाई, ये कभी इंप्लाई नहीं करता है कि आपका ए इक्वल्स टू बी हो जाए, ये आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो बहुत ही अच्छा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऑलराइट, चलिए बच्चों इसको आप सॉल्व कीजिए, आराम से इसको समझिए, खुद से एक बार थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए आप। देखो बच्चों,
यहां पे हमारे पास जो दिया हुआ है ए और बी ऐसी घटनाएं जहां पे ए समुच्चय जो है बी का क्या है, तो सबसेट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉन जीरो ये दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा सही होगा, तो सभी जगह तो आपको दिख रहा होगा पी ऑफ ए अपॉन बी, यही पूछ रहा है। तो क्यों ना थोड़ा हम सोचे यहां पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका है, इसको आप क्या बोलते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो बच्चों अगर आपको यहां पे दिया हो कि ए क्या है, तो बी का सबसेट है, ए पूरी तरह से बी में ही मिला हुआ है। तो अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखते ये क्या आ जाएगा, ए छोटा हो गया ना बी से, ए उसमें जा रहा है, कंटेन कर रहा है, तो यहां पे क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन में, तो यही चीज आप बोल दीजिएगा ना। क्यों, क्योंकि आपके पास ये दिया हुआ है कि ए समुच्चय जो है वो बी का सबसेट है। तो अब बच्चों आप ध्यान से देखो यहां पे ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला वाला ऑप्शन देखिए, तो ये तो रिजेक्ट हो गया ना, उल्टा दिखा हुआ, तो ये रिजेक्ट हो चुका है। अब यहां पे कि ए से ये छोटा होगा या पी ऑफ ए से ये बड़ा रहेगा, अब ये डिसाइड कैसे करें, तो सोचो ये कि ए का क्या है आपके पास, ये सबसेट है ना बी में, तो थोड़ा सा सोचिए कि ए में कम ही एलिमेंट होगा ना बी से, ध्यान से समझिएगा, मतलब ए क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट यहां से बोल सकते हैं ना कि ध्यान से समझिएगा इस चीज को, लॉजिकली है कि अगर ए सबसेट है बी का, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए जो होगा वो क्या होगा, इसके इक्वल, या तो इक्वल हो सकता है या फिर स्ट्रिक्टली लेस देन बोल सकते हैं। अब नंबर एन ऑफ एस से अगर डिवाइड कर दीजिएगा, तो यहां से आप क्या बोलिएगा कि ये हमारे पास क्या बन गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। समझ में आया, मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है ये आपका बड़ा है, बी की प्रायिकता ए से ज्यादा होगी। जब ए की प्रायिकता बी से छोटी रहेगी, तो ये वाला पार्ट क्या है, ज्यादा बड़ा है, ये वाला पार्ट क्या है, बड़ा है। तो ये ऑब्वियस आप बोल सकते हैं ना कि टोटल ओवरऑल और छोटा हो जाएगा ना, तो ये टर्म जो है ना पी ऑफ ए से भी बड़ा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये टर्म आपका पी ऑफ ए से भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ए कम है और उससे ज्यादा से आप डिवाइड कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, उससे ज्यादा से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये टर्म पी ऑफ ए बी से बड़ा ही रहने वाला है। तो इसलिए आपके पास सी ऑप्शन, आप आराम से सोचो, आपको क्लियर समझ में आ गया होगा इस तरह से, यहां से सोच के। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे यदि ए और बी दो घटनाएं इस तरह से हो कि ए की प्रायिकता दिया हुआ है, बी का भी दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी की भी दिया हुआ है, तो पूछ क्या रहा है कि जब बी हो चुका है तब उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो फॉर्मूला तो हमें याद ही है कि ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नीचे वाला, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी नहीं है, अच्छा दिया ही हुआ है, बहुत ही सिंपल 1/5 डायरेक्ट। तो अब यहां से 1/5 ऊपर में दिया हुआ है और नीचे में बी की प्रायिकता क्या है, तो 1/4 है, तो 4/5 आपका आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना सरल है, बस आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। चलिए बहुत ही बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि ए और बी ऐसी दो घटनाएं हैं कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस एंड लिखो या फिर इंटरसेक्शन बोलो, है ना, बात तो सेम ही है, इज इक्वल टू पी ऑफ ए, तब इसमें से कौन सा आपका सही होगा। तो बच्चों ये थोड़ा सा घबराना नहीं, बिल्कुल आराम से जो बोला है ना वही करो, कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए दिया हुआ है। तो अब इजिली आप इसको और इसको तो हटा दीजिएगा, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 0। तो अब यहां से पी ऑफ बी इज इक्वल्स टू पी इंटरसेक्शन बी। तो अब यहां से आप अगेन जब इसको इस तरफ लेके जाओगे, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये क्या हो जाएगा 1, दोनों तरफ आपने पी ऑफ बी से डिवाइड कर दिया, तो इस तरफ 1 आ गया। तो ये चीज क्या बोल रहा है, ये चीज यही बोल रहा है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका है, यही आपके पास क्या आ गया, तो 1 आ चुका है। तो बहुत ही आसान था, बस आपको थोड़ा सा पेन चला देना था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका है, तो ये बी ऑप्शन आपका क्या है, तो करेक्ट है। क्लियर है, बहुत ही बढ़िया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आप बच्चों यहां पे ध्यान से देखो तो इस बार हमें क्या क्या दिया है कि P का प्रयेकता, A का प्रयेकता दिया हुआ है 0.8 है, B का दिया हुआ 0.5 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A दिया हुआ है। तो A बाय B हमसे पूछ रहा है, तो A बाय B के लिए हमें क्या क्या चाहिए पहले, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B चाहिए। तो अगर आप देखिए B का तो दिया हुआ है लेकिन A इंटरसेक्शन B नहीं दिया हुआ है, A का भी दिया हुआ है। तो यहां जो इंफॉर्मेशन है ना, इसके हेल्प से आप अगेन आप बोल सकते हैं ना ये क्या होगा, तो ये तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A बोलो या A इंटरसेक्शन B सेम ही होता है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A आ जाएगा। यही आपका 0.4 दिया हुआ है, तो अब A भी दिया हुआ था, तो यहां से अब आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ये आ चुका है ना कि 0.4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो 0.4 इंटू A का कहां पे है, A अगर आप ध्यान से देखिए A आपका 0.8 है, बहुत ही बढ़िया। तो बस ये आपको आ गया, अब बस वहां पटक देना है आपको, A इंटरसेक्शन B बोलो या B इंटरसेक्शन A बोलो, तो बस यहां पे पटकिएगा 0.4 इंटू 0.8 डिवाइड बाय B का तो ऑलरेडी दिया हुआ था 0.5, बस इसको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा, कोई ना कोई मैच कर जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, देख सकते हैं बस इसके इंफॉर्मेशन से आपने ये निकाल लिया, फिर वहां पे पटक दिया। तो अगेन आप देख सकते बहुत ही फॉर्मूला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे और भी आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए अब अगेन ए की प्रायिकता दिया हुआ है, अब बताइए अगेन आसान है कि नहीं है, क्योंकि इसको जब आप निकालने के लिए बोलेगा तो आप यही लिखोगे ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ए इंटरसेक्शन बी हमें चाहिए, ए यूनियन बी का प्रायिकता दिया हुआ है, बी तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अब पहले यहां से यूज करके कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के लिए आप क्या यूज करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो अब सभी इंफॉर्मेशन तो हमारे पास दिया हुआ है, बस कैलकुलेट कर दीजिएगा आप। बी का प्रायिकता क्या है 5/11 माइनस ए यूनियन बी भी दिया हुआ 7/11, तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा 4/11 दिया हुआ है। तो अब बस इसी को यहां पे पटक देना है आपको, आराम से पटकियो। अगर पटकिएगा इसको तो यहां पे तो 4 देखो बच्चों 4/11 आ चुका है, डिवाइडेड बाय बी का क्या है तो 5/11। तो अब यहां से आप देख सकते हैं कि 4/5 आपका आंसर आ गया इस तरह से। तो अगेन आपका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत सी सिंपल है, आराम से बस फॉर्मूला के कारण आपका ना छूटे, और जिस तरह से अप्रोच आपको बता रहा हूं बच्चों बिल्कुल गर्दा उड़ा दीजिएगा, समझ रहे ना, आराम से जो है ना 4-5 क्वेश्चन जो है ना फटाफट टिक कर दीजिएगा आप। क्लियर है, चलिए अब थोड़ा सा ये फॉर्मूला वाइज आपको याद नहीं रखना है, जिस तरह से मैं बताऊंगा वो चीज ध्यान रखना है, आराम से आप सोच सकते हैं। देखो अब भी हमारे पास क्या है ना कि ए और बी दो घटनाएं हो ताकि पी ऑफ ए आपका पॉजिटिव है, ऑब्वियस रहता ही है ना, बताने की क्या जरूरत है। पी ऑफ बी ए के इक्वल 1 के इक्वल नहीं है, ये सही बात है कि 1 के इक्वल बताना चलेगा, लेकिन ये तो ऑलवेज होता है, हम लोग माने की चलते हैं। चलिए अब यहां पे आप क्या बोलिएगा इसको कि ए बार है, ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले तो आप इसको यही चीज लिखते हैं ना, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट ए अपॉन बी, तो ए डैश अपॉन बी डैश लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है। अच्छा अब अगर डिमॉर्गन्स आपको यूज करोगे आप यहां पे, तो ये क्या बोलेगा कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है, तो ए यूनियन बी का डैश डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश तो है, रहने दो। अगेन इस चीज को कि किसकी प्रायिकता बताना, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इस चीज को 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी तो आप बोल ही दीजिएगा ना कि 1 में से ए यूनियन बी का होने का आप माइनस कर दीजिए, तो ए यूनियन बी का नहीं होने का ही आपके पास प्रायिकता आ जाएगी। बहुत ही बढ़िया, और डिवाइड तो नीचे में इसी को रहने दो आप। तो अब अगर आप ऑप्शन को देखिएगा तो सी ऑप्शन बिल्कुल यही चीज लिखा हुआ है। तो एज ए रिजल्ट नहीं याद रखना है, बस रिवॉल्वर्स थोड़ा सा इतना आप याद भी नहीं रख सकते हो, है ना, अगर याद रख भी लिए तो बाई चांस हो सकता है भूल जाओ, लेकिन स्टेप जो है ना ये बिल्कुल आसान स्टेप है, आराम से आप याद रख सकते हैं। चलिए
अब उसी पे देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो जनरल रिजल्ट था। अब बी अपॉन ए कर दिया है, तो बी अपॉन ए करो या फिर कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहां से क्या करोगे, तो सबसे पहले यहां पे वही चीज कि बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश, नीचे में इस बार क्या आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश रहेगा। इसी चीज को आप क्या बोलते हैं डिमॉर्गन से, कि ए यूनियन बी का डैश डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। इस चीज को आप क्या बोलते हैं, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी चलो नहीं दिया हुआ, थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा लंबा थोड़ा सा हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ, तो यहां से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आप निकाल लो पहले। तो ये क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए क्या है, तो 1/4 है, बी क्या है, तो 1/3 है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, तो 1/5 है। अब यहां से आप ये चीज आ ही जाएगा और इस चीज को आप यहां पटक ही दोगे, तो 1 माइनस ये चीज यहां पे, और ए का नहीं होना, तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है क्या है, तो 1/4 है, तो यहां से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं ना, 1 माइनस 1/4, तो ये तो 3/4 आ ही जाएगा। इस चीज को तो आप यूज कर ही लोगे यहां पे। तो सभी अब बस आपको ये कैलकुलेट करके यहां पे रखना है, और ये तो आपने निकाल ही लिया है, इसको पटक देना, आंसर आपके पास आ जाएगा। तो बिल्कुल आप आसानी से आप कर सकते हो। चलिए बहुत ही बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो ये समझो, किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी अगर 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि सूर्य पूरब से उगेंगे, तो ये तो यूनिवर्सल है ना, यूनिवर्सल है कि सूर्य पूरब से ही आपको राइज करते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, आप 1 ही बोलो, श्योर शॉट, जो फिक्स है होगा ही होगा, है ना। जैसे आज बारिश हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो अब जरूरी नहीं कि आप बोल क्या होगा ही होगा, डिपेंड करेगा ना। तो जैसे कि जिसका यूनिवर्सल मतलब कि जो फिक्स है कि होगा ही होगा, समझ रहे ना, तो उसका बोलते हैं पॉजिटिव 1, मतलब श्योर शॉट है कि पी ऑफ बी अगर 1 है, इसका मतलब बी होगा ही होगा, फिक्स है। अब अगर आपको इस तरह का जब कंडीशन दिया हो, तो पॉजिटिव ऑफ ए जब बी हो चुका है, सोचिएगा यहां पे बी तो भैया पूरा का पूरा ए ही ले रखा है, तो डायरेक्ट आप बोल दीजिएगा ना कि जब ए का प्रायिकता बताइए जब बी हो चुका है, ए का प्रायिकता बताओ जब बी हो चुका है, तो बी वाला जो सैंपल स्पेस जो उसका फेवर में करता है, जो बी को फेवर में करता है, वही इसके लिए पूरा का पूरा के लिए सैंपल स्पेस का काम कर जाता है। यहां पे ए का सैंपल स्पेस नहीं, जैसे अभी आपने देखा था कि वो बताओ जब 2 से अधिक हो, जब सम आए लेकिन 2 से अधिक हो, तो सम 2 से अधिक, तो 4 6 आपने लिया था, क्यों, जब सम हो और वो 2 से अधिक हो, तो सम होने के लिए क्या था कि 2 4 6 था, तो 2 4 6 पूरा का पूरा उसके लिए सैंपल स्पेस का काम कर रहा था, और 2/3 आप आंसर बोल दीजिएगा। तो अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखिएगा, तो बी के लिए बी पूरा का पूरा सैंपल स्पेस के लिए काम करेगा, और बी का सैंपल स्पेस पूरा का पूरा सैंपल स्पेस ही रहा होगा। जो बी को फेवर करेगा, समझिए, जो बी को फेवर करेगा वो चीज ए के लिए अब सैंपल स्पेस होगा, और बी का जो सैंपल स्पेस, क्योंकि यहां पे 1 है, तो यानी कि जो बी को फेवर कर रहा होगा वो सैंपल स्पेस के इक्वल ही रहा होगा उसका फेवरेबल सेट। तो एक तरह से ये पी ऑफ ए ही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि नीचे में सैंपल स्पेस जब आएगा तो पूरा का पूरा एन ऑफ एस ही तो हो जाएगा, बताइए। तो ये पी ऑफ ए ही तो लिखा हुआ है, समझिएगा, बस सिंपल सा मैंने आपको बताया कि ए की प्रायिकता बताओ जब बी हो चुका है, तो जब बी का जो फेवर में करता है ना, वो अब इसके लिए सैंपल स्पेस का काम करता है। तो जब चूंकि बी का प्रोबेबिलिटी 1 है, इसका मतलब यही हुआ ना कि एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस ये 1 है, इसका मतलब यही हुआ ना कि एन ऑफ बी और एन ऑफ एस सेम है, मतलब एन ऑफ बी। तो अब यहां पे अगर एक चीज ध्यान से देखिएगा आप, तो इस चीज को ही बोलते हैं ना, इसकी क्या होगी कि एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ बी, यही होता है। तो अब अगर यहां पे देखिएगा तो एन ऑफ बी किसके इक्वल है, एन ऑफ एस के, तो ये क्या होता है, तो पी ऑफ ए ही तो लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये चीज आपका करेक्ट हो जाएगा, बस थोड़ा सा समझना था कि ये होता क्या है और किस तरह से ये आप हैंडल करना है, बस। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हो ताकि
ए यूनियन बी की जो प्रायिकता है वो ए के इक्वल है, ए की प्रायिकता के इक्वल है, तो इसमें से क्या होंगे? तो बच्चों अब इसको आप थोड़ा सा, अब अगर आपको नहीं दिख रहा होगा कि करे क्या, तो थोड़ा तो पेन चलाओ आप कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, एटलीस्ट हमें इतना तो पता है बेसिक कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोलोगे, और यही ए के इक्वल है। ये जो कंडीशन अभी दिया हुआ था ना, वही चीज अब यहां पे थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में आपको दे दिया था। अब अगेन आप इसको हटाइएगा, तो यहां से आप यही बोलिएगा ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगा ये इक्वल्स टू 0 कर दीजिएगा, इसको इस तरफ लेके जाओ, ये आ गया। अब इसको इस तरफ डिवाइड कर दीजिएगा, इक्वल्स टू 1, और ये क्या बोल रहा है? तो ये तो भैया जी आपका ए जब बी हो चुका है, यही तो लिखा हुआ है। तो अब यहां ऑप्शन से आप टिक कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा सी ऑप्शन को। तो अगेन आप देख सकते हैं आराम से जो है ना आपको हैंडल करना है, बहुत ही सरल वे में एकदम। तो कोई भी आसान क्वेश्चन अगर आता है तो बिल्कुल आप छोड़े ना। अब ये क्वेश्चन तो वही हो गया बी डैश, तो ये तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। इसको आप क्या बोलिएगा कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, या फिर बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश सेम ही रहेगा, डिवाइडेड बाय ए डैश। ऊपर वाले को क्या लिख दीजिएगा आप, ए यूनियन बी डैश, बी का डैश डिमॉर्गन्स का यूज करके, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। इसको क्या लिखेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय, इस तरह का अभी जस्ट सेम पिछला क्वेश्चन भी किए थे। अब ए यूनियन बी आपको उठा लेना है, ए का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है तो यहां से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश तो निकाल ही लोगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए करके, और ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, ए का बी का दोनों का प्रायिकता दिया हुआ है, तो आप यहां से ए यूनियन बी भी निकाल लीजिएगा। तो अब इस क्वेश्चन को आपको खुद कर लेना होगा, तो आप इसको बिल्कुल सर कर लेंगे। क्लियर है? चलिए बहुत ही बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, तो ए की प्रायिकता क्या है, हाफ है, और बी का क्या है, 0 है। जैसे बोल दें कि सूर्य नॉर्थ साइड में राइज कर रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब साइड तो 4 है, नॉर्थ से उगे तो भाई तो फिक्स है कि नहीं उगते हैं, तो उसी का 0 हो जाएगा। इस तरह का जिसका एकदम फिक्स है कि नहीं होगा, समझ रहे ना? तो जब आपका इस तरह से, तो सबसे पहले तो इसको आप क्या लिखते हैं, आप ए अपॉन बी था, तो ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नीचे में बी आता। जैसे ये आपका हर 0 हो गया, इसका मतलब ये हो गया ना कि ये अपरिभाषित हो जाएगी। क्लियर है? तो ये अपरिभाषित हो जाएगी, मतलब परिभाषित नहीं, डिनोमिनेटर आपका 0 हो गया है ना, हर आपका 0 नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है, अभी जस्ट हम लोगों ने ये तो जस्ट दिया ही हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, ये तो दिया ही होती है, तो बिल्कुल आप होमवर्क ही लें। क्लियर है? आराम से आप इसका आंसर देख सकते हैं, प्रीवियस आपका क्वेश्चन कितना आसानी से। यदि घटना ई का अनुकूल संयोगानुपात A:B है, या A अनुपात B हो, तो ई घटना की प्रायिकता क्या होगी? अब देखो समझो इसको किस तरह से है कि ए का जो है ना रेशियो दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए मैच होता है, अभी इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा है, मान लीजिए आपके सर्कल में 10 फ्रेंड है, 10 दोस्त है, उसमें से कुछ लोग बोलेंगे ना कि बताइए इंडिया की जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है, मान लीजिए आपके दोस्त में से कुछ लोग, 7 लोग बोलने की जीत जाएगा और 3 लोग बोलने की हार जाएगा, तो आप बोलेंगे ना 7:3 के रेशियो में बोल रहा है बाहर जाके। मतलब क्या हुआ कि आपके 7 लोग जो है वो क्या है, फेवर में, उसके अनुपात संयोग में ना, उसी के संयोग में, फेवर में। एंगेंस्ट में कितने हैं, तो 3 है। तो अगर आपका मान लीजिए 10 लोग हैं, तो उसमें क्या बताया आपका 7:3 है, मतलब 7 लोग उसके साथ है, इंडिया को जीतने की प्रोबेबिलिटी में दे रहा है, और 3 लोग बोला कि नहीं साउथ अफ्रीका जीत जाएगा 7। तो यहां पे बोले कि जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो जीतने में सपोर्ट कितने कर रहे हैं 7, तो 7 अपॉन टोटल कितने, तो 10। अगर बोलता कि इंडिया की हारने की, तो उसके अगेंस्ट में कौन से 3 लोग हैं, बोले कि नहीं जीतेगा, तो अब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है इंडिया की हारने की, तो 3/10 बोल दीजिएगा, 7/3। तो वही चीज ऐसा क्वेश्चन अगर आता है ना कि उसके संयोग में क्या है, उसको विपरीत अनुपात में कौन सा है, तो अगर इसने बोल दिया ना कि ई के अनुकूल बोल दिया, विपरीत नहीं, संयोगानुपात A:B है, इसका मतलब ई के अनुकूल में कितने लोग हैं, ए है, और टोटल कितने हैं, तो A+B है।
तो अब यहां पे आप यही बोल दीजिए ना, ए तो इसके फेवर में है और टोटल कितने थे, तो ए प्लस बी था। अब यही बोलता कि ए के विपरीत, ई के विपरीत, यहां पे ई डैश बोल रहा, मतलब यही ऑप्शन देता और आपसे पूछता कि ई डैश का क्या होगा, तो आप समझ रहे ई के नहीं होना, ई के होने में तो ए है, तो ई के नहीं होने में कितने लोग हैं, बी है, तो यहां पे बी अपॉन ए प्लस बी बोल देते। या फिर यहीं से आप निकाल सकते थे 1 माइनस करके ए अपॉन ए प्लस बी, तब भी यही आंसर आएगा। एलसीएम लेते आप तो ए प्लस बी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, तो यहां से ये कैंसिल होके बी अपॉन ए प्लस बी आता। तो ऐसे कर लो या फिर इस तरह से कर लीजिए, दोनों ही तरह से सही है, जिससे मर्जी वो कर लीजिए। तो बिल्कुल कि अगर आपको मान लीजिए कि इंडिया साउथ अफ्रीका का जो है ना जीतने का अगर 7:3 बोल देता, इसका मतलब कि इंडिया के जीतने का जो प्रोबेबिलिटी होगा ना, मान लीजिए जीतने का, विनिंग का, तो 7/7 + 3 यानी कि 7/10 बोल देते हैं। यही बोलता कि उसके संयोगानुपात A/B है, ई के अनुकूल बोल रहा है, ई के विपरीत संयोगानुपात अगर A/B होता है तो ए के एगेंस्ट में, ई के एगेंस्ट में ए होता और उसके सपोर्ट में बी लोग होते। तो इस चीज को ध्यान रख के, है ना, इंग्लिश में इसको ऑड्स एंड एगेंस्ट बोला था, ऑड्स इन फेवर, एगेंस्ट इन फेवर, इस तरह से बोला जाता है। तो यहां पे अब देख सकते हैं कि यहां पे अनुकूल बोला और ई के, तो इस तरह से ए अपॉन ए प्लस बी आपका सही आंसर हो जाएगा सी। तो बच्चों इस तरह से आपने, अगेन थोड़ा सा बेस थ्योरम का भी तो सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देते हैं, ऑब्जेक्टिव में जो है आपका इसी तरह से रहेंगे। सब्जेक्टिव अगेन मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस अध्याय से आपको ऑब्जेक्टिव में 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे और लॉन्ग या शॉर्ट में 1 क्वेश्चन रहता है। तो इसलिए मैंने आपको लॉन्ग या शॉर्ट पे ज्यादा फोकस नहीं करवाया, तो क्या हमारा टारगेट है ना। तो अगर आप अब ध्यान से देखो तो हमने सारे टॉपिक को काफी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो अब आपको 90+ कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप सही से जितना मैंने आपको करवाया इतना अगर आप कर लेते हैं तो बिल्कुल आपका जो है ना आराम से 90+ क्रॉस करोगे। तो बच्चों आपके पास क्या समझना था कि यहां पे टोटल आपके पास कितने क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव में, 100 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, जिसमें से ओनली 50 क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है। तो जो आपके पास 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, क्लियर है। तो 100 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, कोई आप आराम से जो है ना, आराम से 50 क्वेश्चन उसमें से देखना जो आपको आसान लगे, है ना, जो आपसे बन रहा है आराम से उसको टिक करके 50 से ज्यादा कर दीजिएगा। ये सोचिए मान लो 1-2 ऊपर में गलत हो गया तो नीचे से मैनेज कर ले, नहीं, ये चीज बिल्कुल भी दिमाग में ना रखे। वो ऊपर जो आपने गोला रंगा होगा ना, बस 50 ही सिलेक्ट करेगा, बाकी को कर भी दिया है ना उसके बाद भी। तो फिर ये नहीं कि 1 से 50 के बीच में ही करना है, बस 50 गोला लगाना। जैसे ऊपर देखा एक गोला नहीं आया, मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, दूसरा को गोला लगाए, तो वो गोला बस काउंट कर लेता ऊपर से। ये नहीं कि आपको 1 से 50 के बीच में ही आपको पहला ही 50 में आंसर देना है, बिल्कुल नहीं। आप पहले 10 को छोड़ दीजिए, मान लीजिए ऐसा करना नहीं है, आप 11 से लेके 70 के बीच में कर दीजिए 50 क्वेश्चन कोई। तो कहीं से भी आप 50 क्वेश्चन बस करना है टिक। अगर उससे ज्यादा टिक किया तो वो आपका रॉन्ग, पहला 50 ही काउंट करते। ये मिस्टेक बिल्कुल भी ना करें कि 50 से ज्यादा कर दिया, उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्लियर है। तो सबसे अच्छी बात है कि 100 क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा और उसमें से कोई 50 क्वेश्चन ही आपको करना है। तो आप सेलेक्ट करना जो जो आसान है। इनवर्स का बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहेगा, डिफरेंशिएशन का बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहेगा, 3D वेक्टर का बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहेगा। सिर्फ यही से आप बस 50 क्वेश्चन पूछ जाएंगे अगर ये चैप्टर कर लेते हैं। और मैंने सारे क्वेश्चन लगभग इस जो नाम मैंने अभी लिया हूं उसमें काफी क्वेश्चन करवाए, उससे अलग हटके कुछ नहीं आने वाला है, क्लियर है। अब अगर आप दूसरा कि 1 मार्क्स हो गया, अब 2 मार्क्स में आपके पास 30 क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे, जिसमें से आपका ओनली 15 क्वेश्चन करना रहेगा। तो अगेन आपका 30 क्वेश्चन में से कोई 15 क्वेश्चन जो आसान है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है और ये सभी आपका 2-2 मार्क्स के रहेंगे। फिर आपके पास ये आता है 2 मार्क्स वाला, फिर लॉन्ग क्वेश्चन आता है जिसमें से आपके पास 8 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और कोई आप 4 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो जो आपको आसान लग रहा है और ये सभी के सभी आपके पास 5 मार्क्स के होते हैं। तो अगर आप यहां पे इंटू 50 कीजिएगा तो 50 यहां से आ गया, इसमें आप 15 कीजिएगा तो 30 मार्क्स यहां से आ गए और इसमें आप 4 कीजिएगा तो 20 यहां से आ गए, टोटल आपके पास 100 मार्क्स आ गया। तो आराम से आप समझ रहे हैं ना। तो पहले 100 में से कोई 50 आराम से इजी सिलेक्ट कर लो, 30 दिया हुआ उसमें से कोई 15 सिलेक्ट कर लो और फिर 8 में से 4 सिलेक्ट करके आपको आराम से 90+ क्रॉस कर जाइएगा। और जो मैंने आपको बताया मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, उसके बाद डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और 3D वेक्टर, अगर आप इतना कर लिए ना
रिजर्व में आप डिफरेंशियल इक्वेशन और इसको रख लो। लीनियर प्रोग्रामिंग आपका 2 मार्क्स में आएगा, 5 मार्क्स में आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इस तरह से आप आराम से जो है ना बिल्कुल 90+ इजिली कर जाओगे। तो बच्चों इसको हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि मैंने आपको सब कुछ काफी अच्छे से समझा दिया हूं, बिल्कुल सारे अध्याय यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। चलिए तो मिलते हैं हम लोग, आप लोग बिल्कुल अच्छे से एग्जाम दीजिए, बढ़िया मन लगा के देना है, 90+ सभी लोग क्रॉस करना है। चलिए मिलते हैं हम लोग, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर।